हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब क्लासेस। आज है 18 अक्टूबर और हम डिस्कस करने जा रहे हैं 17 और 18 अक्टूबर के करंट अफेयर्स को। तो चलिए अपनी क्लास के सीरीज को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो न्यूज है दोस्तों, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023। तो वर्ल्ड के टॉप यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग जो है 2023 की जारी हो चुकी है और उसमें हम देखते हैं कि इंडिया का क्या पोजीशन है और वर्ल्ड वाइड क्या पोजीशन है। तो इसका दोस्तों 19th जो एडिशन है वो पब्लिश हुआ है ना। और ये 19th एडिशन किसका है? टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी कौन अगर जारी करता है तो आपको यहाँ पे होना चाहिए, है ना। टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी जो है वो रैंकिंग को रिलीज करता है और उसका ये 19वां दोस्तों क्या है, ये एडिशन है। इसने लगभग 1799 यूनिवर्सिटीज को क्या किया है दोस्तों, रैंक किया है ना। 104 कंट्रीज के ओवरऑल जितने भी लगभग 104 कंट्रीज में 1799 यूनिवर्सिटीज को क्या किया है उन्होंने, रीजन वाइज कंट्रीज वाइज क्या किया है, उसे रैंक प्रोवाइड किया है। अगर इसमें बात करें तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यूके का, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यूके का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है ना, लगातार 7वें बार दोस्तों ये टॉप पोजीशन पे रहा। और अगर हम बात करें इंडिया में, अच्छा अगर हम कंट्री की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो सबसे बड़ क्या है दोस्तों, टॉप परफॉर्मर के रूप में है। यहाँ के जो यूनिवर्सिटीज हैं सबसे ज्यादा बेहतर परफॉर्म किया है। अगर आप देखेंगे तो टॉप 10 में दोस्तों 7 यूनिवर्सिटीज आपको देखने को मिलेगा और टॉप 20 में 12 यूनिवर्सिटीज जो है यूएसए का आपको देखने को मिलेगा। तो ये कहीं ना कहीं दोस्तों यूनाइटेड स्टेट्स जो है उसका एजुकेशन सिस्टम और उसके यूनिवर्सिटी की क्या दोस्तों हालत जो है वो सबसे बेहतरीन देखने को मिला है। अगर हम बात करें टॉप परफॉर्मर इंडिया की बात करें तो IIAC है ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो है दोस्तों, है ना। तो ये क्या है दोस्तों, ये इंडिया में सबसे बेहतर परफॉर्म किया है। तो अगर इंडिया का अगर टॉपर की बात करें तो ये IISC जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर वर्ल्ड की बात करें तो यूनाइटेड है ना, यूके यूनाइटेड किंगडम के दोस्तों ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी देखने को मिलेगा। टॉप परफॉर्मर अगर हम यूनिवर्सिटी की बात करें किस कंट्री के, तो आपको यूएस मिलेगा। आगे चलते हैं। अभी आपको देखने को मिला होगा दोस्तों कि ग्लोबल हंगर रिपोर्ट जो है या ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है वो जारी कर दिया गया है। अब ग्लोबल हंगर इंडेक्स में अगर जारी किया गया दोस्तों तो इंडिया का क्या रैंक बनता है, ये अक्सर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। तो आप यहां पे देखने को आपको मिलेगा कि इंडिया का जो रैंक है वो 107 जो है वो रैंक है 121 कंट्रीज में। बड़ा सोच के देखिए कि हालत क्या है। मात्र आपसे 14 कंट्रीज जो हैं वो नीचे हैं, बाकी आप सभी कंट्रीज से क्या हैं, आप मतलब क्या है ना, आप नीचे हैं। ठीक है, तो इंडिया का जो रैंक है 107वां रैंक है टोटल 121 कंट्रीज में, है ना, ग्लोबल हंगर रिपोर्ट में। यहां तक की अगर बात किया जाए अगर श्रीलंका का दोस्तों, तो श्रीलंका का भी हंगर रिपोर्ट में दोस्तों 64वां रैंक है। नेपाल की बात करें तो 81, बांग्लादेश की बात करें 84, पाकिस्तान की बात करें हंगर रिपोर्ट में 99, है ना। अफगानिस्तान की बात करें तो 109। मतलब आप सोचिए कि अफगानिस्तान के कैटेगरी में हम शामिल है ना, उसके इर्द गिर्द हम घूम रहे हैं, जहां पे आप देख पा रहे होंगे कि इतनी बड़ी क्या है दोस्तों रेसेशन है, इस तरह के क्या हो दोस्तों आपको वहां पे, है ना, पॉलिटिकल वहां पे क्या है, बैड सिनेरियो वहां पे क्रिएट है, उसके बाद भी 107वां रैंक वहां पे है। उसके इर्द गिर्द कहीं इंडिया आपको देखने को मिल रहा है 107वें रैंक के साथ। तो यहां पे आपको देखने को मिला है। अच्छा, अब आगे बात करते हैं कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है वो है क्या। तो यह एक टूल है जो कंप्रीहेंसिवली क्या करता है, मेजर करता है हंगर को, ट्रैक करता है हंगर को ग्लोबल, रीजनल और नेशनल लेवल पे, है ना। ग्लोबल लेवल पे, रीजनल लेवल पे और नेशनल लेवल पे, है ना, मेजर करता है, ट्रैक करता है कि हंगर क्या है, मतलब हंगर रिपोर्ट क्या है। ठीक है, तो इस चीज को मेजर करता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। अगर हम बात करें दोस्तों ग्लोबल हंगर इंडेक्स को, तो ये कुछ 4 कंपोनेंट्स हैं जिसके आधार पे ये रिपोर्ट क्या करते हैं, ये जारी करते हैं। 4 कंपोनेंट्स हैं जिसके आधार पे क्या करते हैं, ये रिपोर्ट जारी करते हैं। पहला की बात करें दोस्तों अंडर नरिशमेंट, है ना, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग और चाइल्ड मोर्टेलिटी। ये चार को दोस्तों पोजीशन, ये चार क्या है, इंडिकेटर हैं जिसके आधार पे हंगर रिपोर्ट जारी किया जाता है। ऐसे अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाते हैं, व्हाट आर द इंडिकेटर्स ऑफ, है ना, बीइंग
इंडिकेटिंग ग्लोबल हंगर इंडेक्स। तो दोस्तों यहां पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप याद रखेंगे अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग और चाइल्ड मोर्टेलिटी। ठीक है। अच्छा, इसके अगर हम बात करें ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करें तो इसमें 100 मार्क्स 100 पॉइंट्स दिए जाते हैं किसी कंट्रीज को। अगर किसी कंट्री का अगर 0 मार्क्स आया, इसका मतलब वो है कि हंगर रिपोर्ट वहां के मतलब वहां नो हंगर क्या है सिचुएशन है। और अगर किसी कंट्री में दोस्तों अगर 100 मार्क्स अगर उसने गेन किया है तो इसका मतलब है कि वहां पे हंगर जो है वो सबसे ज्यादा है। आगे चलते हैं। यहां पे दो तीन चीजें आपको देखने को मिलेगा, जैसा कि आपने यहां पे देखा था, है ना, कि जो 4 कंपोनेंट्स हैं जिसमें क्या लिखा हुआ है दोस्तों, अंडर नरिशमेंट लिखा हुआ है, मतलब बच्चों का अच्छे से लालन पालन पोषण अच्छा से नहीं हुआ, है ना, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग और चाइल्ड, है ना, मोर्टेलिटी। मोर्टेलिटी का मतलब क्या है कि वो पैदा होते ही क्या हो गए, उनकी डेथ हो गई। अब दो वर्ड जो है दोस्तों, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग, ये क्या है, ये आपको देखने को मिलेगा कि चाइल्ड स्टंटिंग क्या है। तो चाइल्ड स्टंटिंग का मतलब ये होता है कि वो बच्चे जो क्या है दोस्तों बहुत छोटे हैं अपने एज के अकॉर्डिंग। ठीक है, मतलब अगर मान लीजिए कि एज उनका मान लीजिए दोस्तों 12 साल है, लेकिन वो देखने में क्या लग रहे हैं, वो अभी भी छोटा लग रहे हैं, लग रहा है 3 साल के बच्चा है। तो इसको हम बोलते हैं स्टंटिंग। क्या बोलते हैं, चाइल्ड स्टंटिंग। चाइल्ड वेस्टिंग किसे कहा जाता है, तो अगर वैसे स्टूडेंट्स या वैसे बच्चे जो क्या हो बहुत पतले हो अपने हाइट के अकॉर्डिंग, है ना, हाइट तो उनका बढ़ गया लेकिन होना चाहिए उनको एक अच्छे खासे क्या होना चाहिए, मोटे होने चाहिए, उनको उनका वेट अच्छा होना चाहिए। मोटे होने का मतलब क्या है कि अपने हाइट के अकॉर्डिंग उसका वेट नहीं है ना, हाइट के अकॉर्डिंग उसका क्या है, वेट नहीं है। हाइट तो उसका पास है लेकिन उसके पास वेट नहीं है। तो ऐसे कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, चाइल्ड वेस्टिंग बोलते हैं। और ऑब्वियसली के तुम समझते हो दोस्तों कि वो जो क्या है ओवरवेट हो जाए, लेकिन हमें तो यहां पे आपको 2 पॉइंट्स को क्रिएट करना था, समझना था। अब आगे चलते हैं। यहां पे जो आपको इंडिया का 107वां रैंक 121 कंट्रीज में देखने को मिला। आइए हम इसमें देखते हैं कि इंडिया किस प्रकार वर्स कंडीशन मतलब परफॉर्म किया है। अगर हम बात करें दोस्तों तो इंडिया का जो रैंकिंग है वो 2014 से भी क्या है दोस्तों नीचे आपको देखने को मिल रहा है ना। 2014 में बात करें तो जो लेवल था वो 15.1% था, अभी आपको देखने को मिल रहा है 19.3%। हाँ, इवन 2000 में दोस्तों आप देखेंगे 2000 में भी अगर आप देखेंगे तो क्या है 17.15% दोस्तों क्या था, है ना, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में उनका परसेंटेज था। लेकिन अभी जो है वो 19.3% के करीब आपको देखने को यहां पे मिल रहा है ना। आगे चलते हैं। जो ये क्या है दोस्तों, अब ये क्यों हो रहा है, ये इस तरह से रिपोर्ट में क्यों बैड परफॉर्म कर रहा है इंडिया, तो इसका क्या है दोस्तों, पॉपुलेशन जो है फेस कर रहा है ना, क्रॉनिक डिफिशियंसी ऑफ डाइटरी एनर्जी इंटेक, मतलब उन्हें अच्छे डाइटरी नहीं मिल रहा है। दैट्स वाई ये सारी चीजें यहाँ पे फेस करने को मिल रहा है। यहाँ पे देखने को ये भी मिल रहा है कि लगभग 224.3, है ना, 224.3 मिलियन पीपल, है ना, इन इंडिया इज कॉन्सिडर्ड अंडर नरिश्ड, है ना, मतलब दोस्तों 224 मिलियन जो लोग हैं, है ना, वो क्या है, अंडर नरिश्ड हैं इंडिया में। और टोटल अगर हम बात करें दोस्तों पूरे वर्ल्ड वाइड की बात करें, वर्ल्ड वाइड की बात करें तो लगभग क्या है दोस्तों 828 मिलियन पीपल अंडर नरिश्ड ग्लोबली। तो आपको यहां पे देखने को मिलेगा कि लगभग 1/4, है ना, लगभग दोस्तों 1/4 जो है वर्ल्ड का पॉपुलेशन जो है, वर्ल्ड के लगभग 1/4 जो है वो अंडर नरिश्ड जो क्या है दोस्तों पॉपुलेशन है, वो इंडिया में प्रिवेल कर रहा है। एकदम अच्छे से आपको यहां पे समझने को मिल रहा है। आगे हम बात करें तो इंडिया जो है कुछ चीजों में इंप्रूव किया है। हम खासकर बात करें दो इंडिकेटर्स में जो है इंडिया अच्छा तरीके से परफॉर्म करने को देखा, यहां पे देखने को आपको मिल रहा है कि इंडिया जो है 2 इंडिकेटर्स में परफॉर्म किया है। दूसरा दोस्तों पहला जो है वो चाइल्ड स्टंटिंग, है ना, चाइल्ड स्टंटिंग में देखने को मिला है कि जो इंडिया का जो रेट है वो पहले 38.7% था, वो डिक्लाइन होकर क्या हुआ 35.5% देखने को मिला है। साथ ही साथ मोर्टेलिटी की बात करें, इंडिया की जो मोर्टेलिटी, जैसा कि मैंने कहा था 4 इंडिकेटर होते हैं, है ना। पहला इंडिकेटर आपको मैंने बताया था दोस्तों, है ना, एक तो बताया था अंडर नरिशमेंट, ठीक है, अंडर नरिशमेंट, उसके बाद स्टंटिंग, उसके बाद दोस्तों क्या है स्टंटिंग था, उसके बाद आपको यहां पे देखने को मिला था एक, यहां पे आप देखिए
वेस्टिंग था, और एक दोस्तों लास्ट में क्या था, लास्ट में जो था वो आपका मोर्टेलिटी रेट था। तो यहां पे स्टंटिंग हो गया, वेस्टिंग हो गया, आपको देखने को मिला वेस्टिंग, और क्या मिला, है ना, मोर्टेलिटी। तो दो में आप यहां पे देख पा रहे हो कि इंडिया जो है पॉजिटिव रूप में परफॉर्म किया है। यहां पे आपको पॉजिटिवनेस देखने को मिलेगा, मोर्टेलिटी में भी आपको पॉजिटिवनेस देखने के लिए मिलेगा। लेकिन इंडिया जो है वो अंडर नरिशमेंट और वेस्टिंग में क्या कर रहा है, वो बैड परफॉर्म कर रहा है, उसको क्या हुआ, निगेटिव में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इंडिया का जो ओवरऑल मोर्टेलिटी जो रेट है दोस्तों वो 4.6% था, है ना। मतलब कहने का मतलब है 100 बच्चे अगर पैदा हो रहे हैं तो उसमें से 4.6% जो है उनकी डेथ हो रही है। पहले था ऐसा कंडीशन, लेकिन अभी जो है कंडीशन है वो 3.3% के करीब क्या हो रहा है, उनका डेथ हो रहा है। तो ये आपको देखने को यहां पे मिल रहा है। और ये जो रिपोर्ट है 2014 से लेकर 2022 के बीच में, ये रिपोर्ट जो इस पीरियड के बीच में जारी किया गया है। तो कुछ चीजें में इंडिया बेहतर परफॉर्म कर रहा है, जैसे आपको पूछा जा सकता है कि ग्लोबल हंगर रिपोर्ट में इंडिया का जो परफॉर्मेंस है किन पैरामीटर पे अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो आप याद रखेंगे स्टंटिंग में जो है वो बेहतर परफॉर्म कर रहा है, और मोर्टेलिटी में जो इंडिया जो है वो हंगर रिपोर्ट में बेहतर परफॉर्म कर रहा है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इंडिया जो है वो किस पैरामीटर पे क्या कर रहा है, हंगर रिपोर्ट में निगेटिव परफॉर्म कर रहा है, तो अंडर नरिशमेंट और वेस्टिंग में क्या कर रहा है, निगेटिव क्या कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है। तो ये सब चीजें हैं जो आपको एग्जाम में बहुत अच्छे से पूछा जा सकता है। ठीक है, अच्छा वर्ल्ड वाइड अगर बात बोले, है ना, वर्ल्ड वाइड अगर हम बात करें, ग्लोबली अगर हम बात करें कि जो हंगर रिपोर्ट है वो किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, तो मॉडरेटली जो है वो परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, आपको देखने को यहां पे मिलेगा कि लगभग 44 कंट्रीज जो हैं वो क्या है, सीरियस है, अलार्मिंग जो है हंगर लेवल है वहां पे, है ना। और ये सभी चीज दोस्तों आपको यहां पे देखने को मिलेगा ड्यू टू ओवरलैपिंग क्राइसिस सच एज कॉन्फ्लिक्ट, क्लाइमेट चेंजेस, इकोनॉमिक फॉल आउट ड्यू टू कोविड-19, है ना, रसिया यूक्रेन वॉर। ये सभी जो कारण हैं वो कहीं ना कहीं दोस्तों ग्लोबल फूड को क्या किया है, प्राइस को बढ़ा दिया है, फ्यूल के प्राइस को बढ़ा दिया है, फर्टिलाइजर्स के प्राइस को बढ़ा दिया है। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं वॉर्सन कंडीशन जो है वो बहुत बदतर कंडीशन हंगर के इंडेक्स में दोस्तों क्या हो रहा है, वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्रीज को में देखने को मिल रहा है। आगे चलते हैं, अभी आपको देखने को मिला कि सीतारमन ने, है ना, G20 क्या हो दोस्तों, G20 के 2023 में जो G20 हुआ है ना, का जो समिट हुआ उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया। अब यहां पे समझते हैं कि और भी क्या क्या चीजें मिल रहा है, आपको देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि G20 जो कंट्रीज हैं, है ना, जिसमें जिसकी जो क्या है दोस्तों प्रेसिडेंसी जो है वो अभी कौन कर रहा है दोस्तों, इंडोनेशिया कर रहा है। इंडोनेशिया जो है G20 जो दोस्तों कंट्रीज का प्रेसिडेंसी जो है वो कौन कर रहा है, लीड कर रहा है, तो ये कौन है, इंडोनेशिया के पास है। लेकिन आपको देखने को मिलेगा कि अगर दोस्तों जो प्रेसिडेंसी होगा, ठीक है, हम सॉरी, 2022 में ये क्या है दोस्तों, इंडोनेशिया जो परफॉर्म कर रहा है 2022 में क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। अभी इस कंट्री की बात कर रहे हैं ना, इस ईयर की बात कर रहे हैं ना, तो 2023 की बात कर रहा हूं। इंडोनेशिया जो है 2022 में दोस्तों क्या कर रहा है, प्रेसिडेंसी को होल्ड किया हुआ है। लेकिन 2023 में दोस्तों क्या हुआ, प्रेसिडेंसी होल्ड कौन करेगा, इंडिया जो है वो, इंडिया जो है प्रेसिडेंसी को होल्ड करेगा, है ना। G20 समिट के दोस्तों क्या हुआ, प्रेसिडेंसी जो किसके पास होगा, इंडिया के पास होगा। ठीक है, ये बात आपको यहां पे याद रखना है। दूसरी चीज है, अब आपको आगे मैं बता रहा हूं, यहां पे कुछ चीजें और आपको याद रखना है कि भाई जो G20 नेशंस के जो क्या हुए, इंडोनेशिया में 2022 के क्या हुआ, समिट हुए, इसमें निर्मला सीतारमन और रिजर्व बैंक के गवर्नर दोस्तों शांतिकांता दास, ठीक है, इन्होंने क्या किया था, अटेंड किया था। ये जो मीटिंग होता है दोस्तों जिसपे डिस्कस किया गया 6 एजेंडाज पे डिस्कस किया था, जैसे ग्लोबल इकोनॉमी क्या होगा, इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर कैसा होगा, ठीक है, फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेशन क्या होगा, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट कैसा होगा, ठीक है, सस्टेनेबल फाइनेंस और सस्टेनेबल टैक्सेशन। तो इन जो है 6 पैरामीटर, 6 एजेंडाज हैं जिसपे मीटिंग में डिस्कस किया गया, ठीक है। इसमें यह भी कहा गया दोस्तों कि जो समिट हुआ उसमें यह भी कि भाई अगर हम वर्ल्ड को डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, वर्ल्ड को क्या कर रहे हैं दोस्तों, अगर चाहता है कि भाई इकोनॉमिक क्राइसिस बेहतर हो, इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर निकल सके, तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से कोलैबोरेट करके, है ना,
कॉपरेशन, कोलैबोरेशन और कॉन्सेंसस, C3 एजेंडा के तहत क्या कर सकते हैं, वर्ल्ड जो है वो बेहतर परफॉर्म कर सकता है ना। कॉन्क्रीट क्या हो सकता है, एक्शन लिया जाएगा, खास करके दोस्तों कॉपरेशन से रिलेटेड, कोलैबोरेशन से रिलेटेड और कॉन्सेंसस, कॉन्सेंसस मतलब सर्वसम्मति के साथ, है ना। डेवलपमेंट जो है पॉसिबल है कॉपरेशन के साथ, कोलैबोरेशन के साथ और सभी के सहमति के साथ क्या होगा, ये क्या होगा, डेवलपमेंट जो है वो देखने को मिलेगा। आगे आगे चलते हैं। सीतारमन ने ट्यूसडे को कहा दोस्तों, ये एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है इकोनॉमिक क्राइसिस से लड़ने के लिए। जो इकोनॉमिक क्राइसिस यहां पे देखने को मिल रहा है, जो जो बढ़ते हुए आपको इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिल रहा है, यह एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि हम इंटरडिपेंडेंस है, हर कंट्री का क्या है दोस्तों, है ना, एक हर कंट्री दूसरे कंट्री पे क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। तो इस कारण से क्या हो रहा है, ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है पूरे वर्ल्ड के लिए, ताकि इस जो एग्रेवेटेड क्या है इकोनॉमिक क्राइसिस जो है, जिससे बाहर निकला जा सकता है। ठीक है, एक क्या है दोस्तों, कलेक्टिव एस्पिरेशन है फॉर सेफ, पीसफुल एंड प्रॉस्परस वर्ल्ड, उन्होंने ये भी कहा। ठीक है, अच्छा, उन्होंने लास्ट में ये कहा दोस्तों, अपने वक्तव्य, अपने जो बातों को खत्म किया कि भाई इंडिया के लिए जो G20 2023 के समिट को क्या कर रहा है, होस्ट कर रहा है, ये इनके लिए अपॉर्चुनिटी के साथ साथ दोस्तों रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि मुख्य मुद्दों पे बात करें। ठीक है, आगे हम बात करें और सारी चीजें, जैसे क्या हुआ सर, इंडिया जो है मल्टीलेटरलिज्म को हमेशा प्रमोट करता है, यूनिलेटरलिज्म या बायलेटरलिज्म को प्रमोट कभी नहीं करता। तो उन्होंने कहा भाई कि मल्टीलेटरलिज्म का जो थ्योरी है, जो इंडिया क्या करता है, प्रमोट करता है, इसी के बारे में यहाँ पे बात किया गया है। ठीक है, ताकि क्या हो सके, है ना, सभी जो कंट्रीज हैं, जो सभी कंट्री डेवलप करेगा तो लोग वहां के क्या होंगे, प्रॉस्पर होंगे, धनी होंगे, और वहां पे क्या होगा, सेंस ऑफ सॉलिडरिटी जो है वो क्रिएट होगा, भाईचारे का क्या होगा, नाता जो होगा वो क्रिएट होगा। आगे चलते हैं। भूटान जो है दोस्तों, अभी क्या हुआ, भूटान ने 2022 में एक एक्ट लाया जिसका नाम है दोस्तों, हाना सस्टेनेबल डेवलपमेंट फी, SDF। अब ये क्या है SDF, आपसे हो सकता है कि पूछा जा सकता है कि SDF जो है ग्लोबली जो है वो चर्चा में है, ये है क्या, है ना, या किस कंट्री ने SDF को जारी किया, क्योंकि आपके कंट्रीज, आपका नेबरिंग क्या है दोस्तों, कंट्री है, तो यहां से क्वेश्चन बनने का एक संभावना है ना, IR में आपको देखने को मिल जाएगा, इंटरनेशनल रिलेशन में। तो भूटान ने एक एक्ट लाया जिसका नाम है दोस्तों सस्टेनेबल डेवलपमेंट फीस, है ना। ये किसके लिए है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट फीस जो है दोस्तों टूरिस्ट के क्षेत्र में, है ना, टूरिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में दोस्तों इस फी को क्या किया जाएगा, है ना, लागू किया जाएगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि टूरिस्ट जो है SDF है क्या। तो SDF को एक्ट, इस SDF मतलब टूरिस्ट लेवी एक्ट ने दोस्तों ये डिस्क्राइब किया है कि SDF है क्या। तो उन्होंने डिफाइन किया है कि टूरिज्म लेवी ऑन ऑल लीजर टूरिस्ट पर पर्सन पर नाइट। ठीक है, अप्लीकेबल थ्रू आउट द ईयर, मतलब क्या है दोस्तों, एक ऐसा टैक्स जो है ना, वैसे टूरिस्ट जो हर प्रकार के सुख सुविधाओं से क्या होते हैं, जो लिप्त होते हैं, उनके लिए ही लगाया जाएगा, प्रति व्यक्ति प्रति नाइट। ये क्या होगा सर, एवरी नाइट पे क्या होगा सर, ये लगेगा। और ये अप्लीकेबल होगा ऑल द ईयर, मतलब थ्रू आउट द ईयर, मतलब पूरे साल जो है ये क्या होगा, ये लागू होगा। और ये क्या है, ये एक प्रकार का कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स द सस्टेनेबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव। यह क्या है, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल्स हैं उनके लिए क्या है दोस्तों, ये एक इनिशिएटिव है, एक क्या है, कदम है, जिस कारण से क्या होगा, है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के इनिशिएटिव्स को और भी बेहतर तरीके से प्रमोट किया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि यह एक कंपनसेशन है, जब आप जैसे टूरिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर या टूरिस्ट के द्वारा दोस्तों, ये टूरिस्ट के द्वारा क्या करता है, बहुत सारे ज्यादा इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन किया जाता है, वहां पे जाके पॉलीथीन को छोड़ देना या वहां के इन्वायरमेंट को क्या करना, है ना, पॉल्यूट करना। तो ये कहीं ना कहीं जो निगेटिव इन्वायरमेंटल इंपैक्ट है उसको कम करने की ओर से क्या है दोस्तों, यह एक प्रयास है। ठीक है, किसके रूप में कहा है, SDF, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट फी जो जमा करेंगे टूरिस्ट, उनको यूज जो किया जाएगा वो क्या हुआ, रोड को बनाने में, ब्रिज को डेवलप करने में, स्कूल्स को डेवलप करने में, प्रोवाइड फीस फॉर एजुकेशन, है ना, हेल्थ सर्विस, प्रमोट एंड प्रिजर्व कल्चर एंड ट्रेडिशंस, है ना, प्रमोट किया जाएगा, प्रिजर्व किया जाएगा कल्चर और ट्रेडिशन को, और साथ ही साथ दोस्तों नेचुरल इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट और सपोर्ट किया जाएगा। ठीक है, आज
हाल ही के दिनों में आपको क्या हुआ, टूरिस्ट जो इंडस्ट्री है आपको बहुत ही ज्यादा रैपिड ग्रोथ देखने को मिला। और इस वजह से दोस्तों है ना, भूटान ने यह प्रयास किया कि हम क्या करेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट फी लाएंगे, जिसके तहत से क्या होंगे, जितने भी टूरिस्ट आएंगे उनको क्या होगा, पर पर्सन पर नाइट कुछ चार्ज देना पड़ेगा। और वह चार्ज जो होगा वो क्या होगा, सस्टेनेबल गोल इनिशिएटिव्स के और एक कदम होगा, ताकि क्या हुआ, इन्वायरमेंटल इंपैक्ट और है ना, इन्वायरमेंटल निगेटिव इंपैक्ट को क्या हो सका, रोका जा सके। ठीक है, आगे चलते हैं। अब एक क्वेश्चन उठता है, क्या ये ऐसा करने वाला ये पहला कंट्री है? नहीं, ऐसा बहुत सारे पहले कंट्री कर चुके हैं। जैसे जर्मनी जो है वो कल्चरल टैक्स लगाता है। जब आप जर्मनी घूमने जाएंगे तो वहां आपको क्या हुआ, पर पर्सन आपको क्या करना पड़ेगा, कल्चरल टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप वेनाइस में जाएंगे दोस्तों, वहां पे एंट्रेंस टैक्स लगता है। इसलिए लगता है ताकि आप जब आप वेनाइस में जाएंगे तो वहां पे आप उसके वहां क्या करेंगे, वहां पे पॉल्यूट करेंगे वहां के इन्वायरमेंट को, वहां के एरिया को। तो दैट्स वाई वहां को साफ सफाई करने के लिए आपको वहां से एंट्रेंस टैक्स देना पड़ेगा। स्विट्जरलैंड में दोस्तों टूरिस्ट टैक्स क्या कहता है, लगाया जाता है। बुल्गारिया की बात करें दोस्तों तो वो क्या करते हैं, टूरिस्ट फी के रूप में दोस्तों क्या करते हैं, वो इस प्रकार के टैक्स वहां पे लेते हैं। नीदरलैंड की बात करें तो नीदरलैंड टू टाइप्स ऑफ टैक्सेस क्या करता है ना, वहां पे लेवी करता है, जिसमें आपको लैंड टैक्स देखने को मिलेगा और आपको वाटर टूरिस्ट टैक्स आपको देखने को मिलेगा। यहां पे आप देखिएगा वाटर टूरिस्ट टैक्स आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो दो टाइप के टैक्स आपको वहां पे मिलेंगे। यूएसए में भी इस प्रकार का आपको टैक्स देखने को मिलेगा कि इसमें होटल टैक्स होता है। ठीक है, जिसको क्या कहा जाता है दोस्तों, ऑक्यूपेंसी टैक्स। तो यूएसए में क्या लगता है, ऑक्यूपेंसी टैक्स लगता है। तो इस प्रकार आपको बहुत सारे टैक्स आपको डिफरेंट कंट्रीज में देखने को मिलेगा, ताकि क्या हो सके, वहां के इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट किया जा सके, वहां के कल्चर को प्रोटेक्ट किया जा सके, वहां के रोड्स, पॉल्यूशन, इन सभी चीजों पे कंट्रोल अच्छे तरीके से किया जा सके। आगे चलते हैं, बात करते हैं दोस्तों। अभी आपको कुछ दिन पहले ही आपको देखने को मिला था कि 49th जो है वो क्या थे, है ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीजीआई। ठीक है, आपको देखने को मिला था। वो कौन थे, है ना, यूयू ललित थे। यूयू ललित आपको देखने को मिला था। लेकिन अभी दोस्तों क्या हुआ है ना, किरण रिजिजू जो क्या है, लॉ मिनिस्टर है, यूनियन लॉ मिनिस्टर है किरण रिजिजू, उन्होंने दोस्तों कल ही कहा कि भाई जो 50वां चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होंगे, जिनका नाम होगा डी वाई चंद्रचूड़। ठीक है, इनका नाम होगा डी वाई चंद्रचूड़। ठीक है, जो क्या होंगे 9 नवंबर से अपना कार्यभार संभालेंगे। और ये भारत के 50वें क्या होंगे, 50th क्या होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। ठीक है, इनको अपॉइंट किसके द्वारा किया जाएगा, जैसा कि आपको पता है सीजीआई का अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति करते हैं, तो यहां पे द्रौपदी मुर्मू जो है वो उनको अपॉइंट करेंगी। ठीक है, उनका दोस्तों अब हम बात करें, चंद्रचूड़ जो हैं वो क्या है दोस्तों, 9 नवंबर को अपना क्या करेंगे, कार्यभार संभालेंगे, है ना। जब क्या होंगे, यूयू ललित जो है वो अब रिटायर्ड हो जाएंगे अपने ऑफिस से, है ना। क्यों, क्योंकि उनकी एज जो है वो 65 साल पूरा हो जाएगा। और यूयू ललित की बात करें दोस्तों तो इनका एक छोटा सा टेन्यूर रहा है देखने को, 74 डेज का टेन्यूर आपको देखने को मिलेगा। मात्र 74 डेज ही क्या हुए, ये सीजीआई के पद पे गया दोस्तों, है ना, देश को सेवा दे सके। ठीक है, अगर हम बात करें दोस्तों चंद्रचूड़ के बारे में बात करें तो इनका जो कार्यभार समाप्त होगा, है ना, 10 नवंबर 2024 को क्या होगा, इनका कार्यभार समाप्त होगा। तो ये छोटी छोटी इंफॉर्मेशन जो आप याद रख सकते हैं, यही है ना, डी वाई चंद्रचूड़। ठीक है, जो आपके 15th क्या हो गए, 50वां दोस्तों क्या हो गए, 50th सीजीआई होंगे। आगे बात करते हैं पीएम मोदी जो ना 19th इंटरपोल जनरल असेंबली को एड्रेस करेंगे। कब एड्रेस करेंगे, तो ये सबसे पहले बात यह है कि ये क्या है, 290वां, ठीक है, 19th जनरल असेंबली इंटरपोल जो है वो हेल्ड होगा कब से कब, 18 से 21 अक्टूबर के बीच में। ठीक है, और जिसमें क्या होंगे 195 देश के जो मेंबर कंट्रीज हैं वो क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, है ना। यह क्या होता है दोस्तों, साल में एक बार जो है उसको इस मीटिंग को कंडक्ट करवाया जाता है, और इसमें तरह तरह के डिसीजंस लिए जाते हैं रिलेटेड टू इट्स फंक्शनिंग, इंटरपोल के फंक्शनिंग से रिलेटेड जो भी डिसीजंस हैं उसके लिए जाते हैं। इंडिया जो है दोस्तों 25 सालों के बाद क्या करेगा, इस असेंबली को
क्या करेगा, वो लीड करेगा, एड्रेस करेगा। ठीक है, इंडिया जो है 25 सालों के बाद दोस्तों क्या करेगा, ये लीड करेगा। पिछली बार दोस्तों 1997 में इंडिया ने लीड किया था इंटरपोल जनरल असेंबली। ठीक है, अब हम समझते हैं दोस्तों ओपेक क्या है। ये बहुत ही चर्चित न्यूज दोस्तों आपको देखने को मिलेगा, तो इसके बारे में अच्छे से समझेंगे, थोड़ा वक्त लगेगा बट, है ना। तो ओपेक प्लस क्या है, तो दोस्तों इसको फाउंड किया गया 1990 में, है ना। किसको फाउंड किया गया, ओपेक प्लस नहीं बल्कि ओपेक को। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ठीक है, जो पेट्रोलियम को एक्सपोर्ट करने वाली जो कंट्री हैं, उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, है ना, और उसी ऑर्गेनाइजेशन को कहा गया ओपेक। अब ओपेक प्लस क्या है ये हम आगे डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करें दोस्तों इसके फाउंडिंग मेंबर के, तो फाउंडिंग मेंबर ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया और वेनेजुएला था। मतलब अगर हम बात करें फाउंडिंग मेंबर के, तो 5 दोस्तों कंट्री जो थे वो फाउंडिंग मेंबर थे। ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ओपेक का फाउंडिंग मेंबर कौन कौन कंट्रीज रहा है, तो ओपेक का फाउंडिंग मेंबर, है ना, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया और वेनेजुएला है। ठीक है, जो क्या करेंगे, मतलब कोऑर्डिनेट करेंगे उन सभी कंट्रीज, ताकि क्या कर सके, रेगुलर सिक्योर कर सके, है ना, रेगुलर सप्लाई ऑफ पेट्रोलियम टू कस्टमर्स। सभी कस्टमर्स के पास रेगुलर सप्लाई कैसे होगा पेट्रोलियम का, उस पर तरह तरह की पॉलिसी बनाने के लिए ओपेक का निर्माण किया गया था। ठीक है, बाद में कुछ कंट्रीज जैसे कतर, इंडोनेशिया, लीबिया, यूनाइटेड अरब अमीरात, अल्जीरिया, नाइजीरिया, इक्वाडोर, गैबन, है ना, अंगोला, ठीक है, गिनी, कॉन्गो, उन्होंने इस क्या हुआ, इस ग्रुप में ज्वाइन किया। ठीक है, लेकिन बाद में दोस्तों कुछ दिनों के बाद आपको देखने को मिला कि इक्वाडोर और इंडोनेशिया और कतर को दोस्तों सस्पेंड कर दिया गया 2020, 2016 और 2019 रिस्पेक्टिवली में। मतलब इक्वाडोर को 2020 में दोस्तों क्या किया गया, इक्वाडोर जो है 2020 में उसे क्या किया गया, इस ग्रुप से उसे बाहर कर दिया गया। हम इंडोनेशिया को दोस्तों 2016 में बाहर कर दिया गया और 2019 में दोस्तों, है ना, कतर को बाहर कर दिया गया इस ग्रुप से। आगे चलते हैं, ओपेक प्लस क्या है, तो 2016 में देखिएगा, थोड़ा सा टाइमलाइन जरा याद रखिएगा। ओपेक कब हुआ, 1960 में। ओपेक प्लस जो है 2016, ठीक है, 2016 में। 2016 में ओपेक प्लस का निर्माण हुआ, जिसमें क्या हुआ, कुछ कंट्रीज और उसके साथ आकर के जुड़ गए, है ना। तो वॉज क्रिएटेड ओपेक मेंबर्स नेशन अलाइंग विथ 10 अदर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज लाइक रशिया, है ना, अजरबैजान, बहरीन, ब्रुनई, है ना, काजाकिस्तान, मलेशिया, मैक्सिको, ओमान, साउथ सुडान और सुडान। ये 10 कंट्रीज और आकर के जुड़ गए 2016 में, तो उसी से बन गया दोस्तों ओपेक प्लस बन गया। ठीक है, इन सभी के पास फंडामेंटली सिमिलर इंटरेस्ट था, ताकि क्या कर सके, ऑयल के प्राइस को क्या कर सके, बेहतर तरीके से क्या कर सके, कंट्रोल कर सके। ठीक है, ओपेक प्लस ग्रुप जो है ना, को देखा जाता है एक रिस्पॉन्स के रूप में, ताकि वो प्रोटेक्ट कर सके इंटरेस्ट को, है ना। और जो ग्लोबली क्या है दोस्तों, जो ग्लोबली जो क्या है, ऑयल का प्राइस को कंट्रोल करने के लिए भी ओपेक प्लस का निर्माण किया गया। अगर हम बात करें 79% ऑफ जो क्या है दोस्तों, क्रूड सप्लाई जो है वो ओपेक प्लस कंट्रीज के साथ ही खत्म होती है। हम बात करते हैं कि भारी गिरावट जो है ऑयल प्राइसेस में क्यों, है ना। तो यहां पे देखने को आपको मिलेगा दोस्तों कि ओपेक प्लस ने क्या क्या है दोस्तों, कि उन्होंने कहा कि भाई अब जो प्रोडक्शन होगा, ठीक है, आफ्टर कोविड-19 के बाद की बात कर रहा हूं, तो नवंबर में जो होगा दोस्तों, ओपेक प्लस ने ये क्या किया है, डिसीजन लिया है कि 2 मिलियन बैरल पर डे, ठीक है, 2 मिलियन बैरल पर डे की क्या दोस्तों, कटौती करने की बात कही गई है ओपेक प्लस के द्वारा, है ना, नवंबर में। ऐसा क्यों, क्योंकि अनसर्टेनिटी जो है वो ग्लोबली इकोनॉमिक और ऑयल मार्केट प्राइस में देखने को मिला, है ना। आपको यहां पे और भी मैं बताता हूं, ओपेक कंट्रीज लाइक रशिया, वेनेजुएला, ईरान फेसिंग वेस्टर्न सैंक्शन, है ना। जो ओपेक कंट्रीज जो हैं, जैसे रशिया हो गया, वेनेजुएला हो गया, ईरान हो गया, इसमें क्या दोस्तों, वेस्टर्न सैंक्शंस जो हैं वो भारी, है ना, लगे हुए हैं, है ना।
नाइजीरिया और एंगोला की बात करें दोस्तों, एंगोला की बात करें तो उसमें आउटपुट इशू जो है आपको देखने को मिला। तो इन वजह से दोस्तों ऑयल प्राइसेस को आपको स्लैश देखने को मिल रहा है। ठीक है, आगे हम बात करें, कुछ चीजें यहां पे और भी कहा गया है कि जैसे ग्लोबली अगर बात करें दोस्तों तो यहां पे है ना, यूएस ने क्या किया है, इंक्रीज कर दिया है अपना इंटरेस्ट रेट को। उन्होंने यूएस ने दोस्तों 3 फेजेस ऑफ सैंक्शंस लगा दिया यूरोप रशिया पे। पहला सेट ऑफ सैंक्शंस उन्होंने क्या किया, टारगेट किए क्रूड ऑयल को। सेकेंड उन्होंने डीजल पे क्या किया, टारगेट किया। थर्ड जो है उनके वैल्यू प्रोडक्ट को लोअर करने के, टैकल करने के लिए दोस्तों उन्होंने क्या किया है, सैंक्शन लगाया है। तो इस प्रकार के हैवी जो सैंक्शंस लगाए गए हैं, क्या हुआ, यूएस के द्वारा रशिया पे, तो ये सभी कारण है जिस कारण से ऑयल प्राइसेस में आपको कुछ कीमत जो है वो आपको बढ़ते हुए देखने को मिलेगा, है ना। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे बोला जा रहा है एडिटोरियल में। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे नॉर्ड 1 के बारे में बात करा जा रहा है कि नॉर्ड 1 जो है वो कुछ दिनों से क्या हुआ, है ना, ये बंद हो चुका है। इसका जो कारण था दोस्तों, है ना, लीक देखने को मिला था बाल्टिक सी में। तो दैट्स वाई तब से क्या है, रशिया जो है वो ऑलरेडी इनडेफिनेटली टाइम के लिए इसे क्या किया है, क्लोज किया हुआ है। ठीक है, जो रशिया जो था दोस्तों सप्लाईज करता था यूरोपियन कंट्रीज को 40% ऑफ नेचुरल गैस। तो ये सारी चीजें दोस्तों किससे, इस पाइपलाइन से। ठीक है, तो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आगे चलते हैं, वो छोटी छोटी चीजें जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। हाँ, यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों आपको यहाँ पे याद रखना है कि इंडिया जो है बिकम रसियाज सेकेंड नंबर ऑयल बायर आफ्टर चाइना। मतलब जो रसिया से सबसे ज्यादा अगर कोई ऑयल बाई करता है तो वो चाइना। इंडिया जो है दोस्तों वो सेकेंड नंबर पे आ गया। ठीक है, तो ये आफ्टर दीज हैवी सैंक्शंस जो है वो इंडिया जो है वो परफॉर्म कर रहा है, रशिया के साथ अपना रिलेशन जो है वो बनाकर रखना चाहता है। ठीक है, तो चलिए आज का जो क्लास था, आज का जो एडिटोरियल डिस्कशन था, यहीं तक, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक द वीडियो, इफ इट बेनिफिट्स you a lot, please like, share and subscribe the channel. Thank you. Bye bye. Take care.